हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरा चैनल फिजिक्स विद बिक्स में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा गेट फिजिक्स 2021 की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कंसीडर टू पार्टिकल्स एंड टू नॉन डिजेनरेट क्वांटम लेवल्स 1 and 2. Level 1 always contains a particle. Hence, what is the probability that level 2 also contains a particle for each of the two cases? जहाँ केस नंबर 1 है कि when the two particles are distinguishable और केस नंबर 2 है कि two particles are bosons। तो हम लोग केस नंबर 1 का पहले करते हैं when the two particles are distinguishable। ठीक है, दो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल मतलब दोनों पार्टिकल को हम अलग तरह से पहचान सकते हैं। मतलब A अलग है और B अलग है। मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल A है और एक पार्टिकल B है, तो दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों को हम अलग से पहचान सकते हैं। मतलब ये दोनों पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल के ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, तो हम दोनों को देख के अलग कर सकते हैं। वैसे ही ये दो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है। तो मान लीजिए दो एनर्जी लेवल है, लेवल 1 लेवल 2। तो यहाँ पर टोटल 3 केस होगा। केस 1 में मान लीजिए लेवल 1 में A है, लेवल 2 में B है। केस 2 में मान लीजिए लेवल 1 में B है, लेवल 2 में A है। ये दो केस 1 और केस 2 पॉसिबल है क्योंकि A और B डिस्टिंग्विशेबल है। और मान लीजिए केस 3 में A और B दोनों ही एक लेवल 1 में है। अभी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जो क्लासिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है वो पाउली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल नहीं मानता। तो ये लोग दो या दो से ज़्यादा एक स्टेट में रह सकते हैं, एनर्जी लेवल में रह सकता है। और यहाँ पर बोला है कि लेवल 1 ऑलवेज कंटेन्स अ पार्टिकल। सो केस 3 में लेवल 2 में कोई पार्टिकल नहीं रहेगा, ये खाली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला है कि find the probability that level 2 also contains a particle। तो ये जो 3 केस है, 3 केस में पहला 2 केस में लेवल 2 में पार्टिकल रह रहा है, लेकिन थर्ड केस में लेवल 2 में कोई पार्टिकल नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा, न्यूमरेटर में आएगा 2 एक फर्स्ट 2 केस के लिए, और ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ केसेस 3, तो डिनोमिनेटर में आएगा 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 2/3। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में 2/3 आंसर है, 2/3। तो चलिए देखते हैं कि तो हम लोग समझ गए कि इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो हम लोग फिर भी केस 2 देखते हैं, जब दो पार्टिकल्स आर बोसॉन। ठीक है, तो यहाँ पर बोसॉन मतलब पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब दो पार्टिकल को हम लोग अलग से पहचान नहीं सकते। तो जैसे फोटोन, मतलब बोसॉन, फोटोन पर बोसॉन, तो हम लोग दो फोटोन को अलग नहीं कर सकते क्योंकि सब उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ सेम है। तो चलिए, तो यहाँ पर दो पार्टिकल है बोसॉन, मान लो दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो मान ली दोनों ए है, या फिर आप बी भी मान सकते हैं। और यहाँ पर दो एनर्जी लेवल, लेवल 1 लेवल 2, और यहाँ पर टोटल 2 केस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 केस हुआ था, डिनोमिनेटर में 3 आया था, यहाँ पर 2 केस होगा। मान लीजिए कि पहला केस में लेवल 1 में A है और लेवल 2 में, अभी दोनों पार्टिकल सेम है, लेवल 2 में A है, ठीक है, एक A लेवल 1 में, एक लेवल 2 में। अभी केस 2 में होगा कि यहाँ पर बोला है कि केस लेवल 1 ऑलवेज कंटेन्स पार्टिकल। तो मान लीजिए दो पार्टिकल यहीं पर होगा लेवल 1 में, और केस 3 नहीं। अब ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि दोनों पार्टिकल भी लेवल 2 में रहे, लेकिन ये प्रोहिबिटेड है, लेवल 1 ऑलवेज कंटेन्स पार्टिकल, सो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रोबेबिलिटी का निकाले तो वो होगा, देखिए लेवल 2 में केस 1 में लेवल 2 में एक पार्टिकल रह रहा है, लेकिन केस 2 में लेवल 2 में 0 पार्टिकल रह रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी का 1/2, जो कि ऑप्शन सी से मैच करता है।
ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बोला है कि द पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन एंसेम्बल at temperature T is given by Z equals to 2 cos hyperbolic f sub kt whole to the power n, where Kb is the Boltzmann constant. The heat capacity of the ensemble at T equals to f sub Kb is x into n Kb. इसका वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करना है। तो जो पार्टीशन फंक्शन है वो है ये Z equals to 2 cos x sub k टोटल पर। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज एनर्जी होगा के टी स्क्वायर डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका एवरेज एनर्जी का वैल्यू आएगा माइनस एन एप्सा टेन हाइपरबोलिक एप्सा बाई के टी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पता है कि हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है डी डी टी ऑफ एवरेज एनर्जी। तो ये कैलकुलेट करके हमारा कुछ ऐसा आएगा इन एप्सा स्क्वायर बाई के टी स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एप्सा बाई के टी। तो यहाँ पर हमें बोला है कि हीट कैपेसिटी का वैल्यू निकालने के लिए जब टेम्परेचर होगा एप्सा बाई के टी, तो हम लोग यहाँ पर टी इक्वल्स टू एप्सा बाई के टी बिठा दें तो वो आएगा इन के सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ 1। इसका वैल्यू आता है 0.42 इन के। तो यहाँ पर बोला है कि द हीट कैपेसिटी इज x इंटू एन के, इसका वैल्यू निकालने बोला है तो x का वैल्यू होगा 0.42। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अभी गेट फिजिक्स के एप्टीट्यूड में आने वाला एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि इन ए 1000 मीटर रेस A defeats B by 200 meter and B defeats C by 100 meter. In the same race, by how many meters will A defeat C? लेकिन एक रेस है जिसमें A B को 200 मीटर में डिफीट करता है। 1000 मीटर रेस है, मतलब जब A 1000 जाता है तब B जाता है 200 मीटर मैंने 800। ठीक है, तो कितना रेशियो कितना हो रहा है इसका 5:4 का रेशियो हो रहा है। बोला कि सेम रेस में जब बी डिफीट करते हैं सी को बाय 100 मीटर, मतलब अभी B/C का रेशियो निकालते हैं। जब B 1000 मीटर जाता है तब C जाता है 100 मीटर से C को डिफीट करते हैं, C जाता है 900 मीटर। तो इसका रेशियो हो रहा है 10:9। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रिक सिखाता हुआ कि इस जैसे क्वेश्चन को कैसे जल्दी से गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इसके लिए आप A/2 अभी तीनों का रेशियो निकालना होगा, तो A/B B/C ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अभी A/B क्या था 5:4। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे B/C क्या था 10:9। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 4 के यहाँ पर कुछ है नहीं, खाली है, तो यहाँ पर 4 इसको कॉपी करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट में 10 के लेफ्ट में खाली जगह है, 10 है, 10 के लेफ्ट में खाली जगह है, कुछ है नहीं, तो इसको कॉपी करके 10 लिख दीजिएगा। तो अभी इस एक कॉलम वाइज ऐड करना है, इस ए के कॉलम को ऐड करना है, बी के कॉलम को ऐड करना है, सी के कॉलम को ऐड करना है, ए के कॉलम मल्टीप्लाई करना है, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कितना होगा 50, बी के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे जैसा क्या होगा 40, अभी सी के कॉलम को मल्टीप्लाई इसका क्या होगा 36। तो अभी जब ए 50 मीटर दौड़ता है तब बी दौड़ता है 40 मीटर और सी दौड़ता है 36 मीटर। तो ए और सी का डिफरेंस कितना हो रहा है 50 माइनस 36 मतलब 14। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है 40। ठीक है, तो 50 में डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर बोला है ए और सी का कितना डिफरेंस होगा जब ए सी को कितना मीटर में हराएगा, मतलब ए और सी में कितना डिफरेंस होगा। जब ए 50 मीटर दौड़ा है तो बी जो सी के कितने मीटर कम दौड़ रहा है 14 मीटर। तो इसको यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1000 आ जाएगा, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो
1000 है तो ये जब 1000 मीटर दौड़ता है, 1000 मीटर दौड़ता है तो ये कितने मीटर कम दौड़ता है? 14 × 20 280 मीटर। मतलब ए सी को 280 मीटर से डिफीट करेगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए माइक्रोकेमिकल एंसेंबल consists 12 atoms with each taking energy either zero state or energy extra state. Both states are non-degenerate. If the total energy of the ensemble is 4 epsa, its entropy will be dashed kb up to 1 decimal place, where kb is the Boltzmann constant. तो हम लोग पहले देखते हैं कि कितना तरह का एंसेंबल होता है। तो एक होता है, तो 3 तरह का टोटल एंसेंबल होता है। एक होता है माइक्रोकेमिकल, आपको पता ही होगा ये। एक होता है कैनोनिकल और एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है, तो इन तीनों का अगर डेफिनेशन बोलना चाह रहे हो तो इस तीनों एंसेंबल में कुछ थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी फिक्स होता है और कुछ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी चेंज होता है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है। जैसे माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स रहता है। मान लीजिए कोई माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में कोई गैस है जो माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में, तो उसका नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ गैस एटम्स, गैस का वॉल्यूम और सॉरी ये एनर्जी होगा और उसका एनर्जी फिक्स रहता है। मतलब ये क्लोज सिस्टम है, ये माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में क्लोज सिस्टम है जो बाहर का एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना एनर्जी एक्सचेंज करता है और ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज करता है। मतलब उसका जो वॉल होता है वो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, हीट भी एक्सचेंज नहीं कर सकता और पार्टिकल भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही कैनोनिकल एंसेंबल में ये नंबर और वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, लेकिन ये जो एनर्जी है, एनर्जी की जगह वहाँ पर टेम्परेचर आ जाता है। मतलब वो कैनोनिकल एंसेंबल एक ऐसा एंसेंबल है जो जैसे ये कैनोनिकल एंसेंबल है तो बाहर का वर्ल्ड के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन नंबर जो है नंबर एक्सचेंज नहीं कर सकता, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और उसका नंबर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स रहता है। ठीक है, और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल जो है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में ये ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल नंबर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज कर सकता है। तो इसमें जो फिक्स रहता है वो है वॉल्यूम फिक्स रहता है, टेम्परेचर फिक्स रहता है और नंबर की जगह केमिकल पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो मान लीजिए ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है, ये बाहर की वर्ल्ड के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, बाहर के वर्ल्ड के साथ नंबर भी एक्सचेंज कर सकता है और इसमें फिक्स होता है केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर। यही है 3 तरह का एंसेंबल। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा। तो क्वेश्चन में बोला है माइक्रोकेमिकल एंसेंबल consists of 12 atoms with either energy 0 और एप्सा, और बोला है कि टोटल एनर्जी इज 4 एप्सा। वही बोलिए एक एटम आइदर 0 लेगा और एनर्जी एप्सा लेगा, और यहाँ पर बोला टोटल एनर्जी 12 एटम एक्स्ट्रा, तो उसमें 4 एटम ऐसा होगा कि उसका एनर्जी एप्सा है, तो तभी तो 4 × एप्सा 4 एप्सा होगा। और 12 एटम में से 4 एटम 4 एप्सा एनर्जी का हो गया और बाकी 8 एटम 0 एनर्जी का होगा, उसका एनर्जी 0 होगा। तो 12 में से 4 एटम कैसे सिलेक्ट करेंगे? 12C1 12C4 तरीके से, जो है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12 11 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को काट दिया, 3 × 12 12 3 × 12
इसको काट दिया, 2 से 5 को काट दिया, तो ये 5 ना 45 इंटू 11 मतलब 495, 12 से 4 होगा 495। अभी इसका बोला है कि इट्स एंट्रोपी इज इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा। ठीक है, अभी ये ओमेगा ही है 495, जो 495 है ना यही है ओमेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं के एल एन 495। ये एल एन 495 का वैल्यू ही हमारा जो क्वेश्चन है मतलब इनटू के बी, एल एन 495 का वैल्यू निकाल के अगर बैठा आप पुट कर तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अब वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जैसे फर्मी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका मतलब फर्मी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, उसका फीचर्स क्या है, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, तो उसका पूरा डिटेल्स मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, साउंड रहिए। ओके, थैंक यू।